प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान को लेकर स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने स्थिति का पूरा जायजा लिया है और प्रतिक्रिया की जो तैयारियों के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा पेश प्रस्तुतियों की उन्होंने समीक्षा भी की। इस दौरान डीजी एनडीआरएफ ने बताया है कि 25 एनडीआरएफ टीमों को जमीन पर तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य को रिजर्व में तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ की 24 अन्य टीमें भी देश के विभिन्न हिस्सों में स्टैंड बाय मोड पर तैयार रहेंगी। वहीं इन तैयारियों के अलावा आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने चक्रवात को लेकर क्या कुछ कहा है, किस प्रकार का अपडेट दिया है, आइए सुनते हैं। South and North 24 Pargana district will be worst affected, followed by West and East Midnapur district, and also we will have the effect on Hooghly, Howrah, and Kolkata districts. Expecting the north coastal districts, especially Balasore, Bhadrak, Kendrapada, and Jagatsinghpur to be affected. Balasore and Bhadrak will be nearer to the landfall point, and hence you can expect more compared to Kendrapada and Jagatsinghpur. Extremely severe cyclone storm, उनका large scale damaging impact रहेगा वेस्ट बंगाल में और एडजॉइनिंग बांग्लादेश एरिया में, और इसके साथ also some damaging impact रहेगा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका विंड स्पीड होगा 165 to 175 kmph, गस्टिंग टू 195 kmph। इसके साथ जो एसोसिएटेड स्टॉर्म सर्ज है, टाइडल वेव है, वो 4 to 6 मीटर से। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 38.29% हो गई है। देश में अभी तक कोविड-19 से 96,159 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 36,824 लोग स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं। तो वहीं कोविड-19 के संक्रमण से कुल 3,029 लोगों की हिंदुस्तान में मृत्यु हो चुकी है। तो अपने आप में कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो लगभग 56,000 से ज्यादा इस वक्त सक्रिय मामले भी हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई, इस वक्त की हेडलाइंस उस पर डालते हैं नजर। आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग गाइडलाइंस में किया संशोधन। प्रवासी लोगों, गर्भवती महिलाओं और किसी भी इमरजेंसी में ऑपरेशन हो सकने वाले व्यक्ति को लेकर कोविड टेस्ट के बदले गए नियम। गृह मंत्रालय ने कहा, राज्य लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में नहीं कर सकते बदलाव। कोरोना वायरस संक्रमण में हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का दिया गया है अधिकार। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन 4.0 में नए दिशा निर्देश किए जारी। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी समेत कई राज्यों ने जारी की नई गाइडलाइंस। देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 56,136। इलाज के बाद 36,823 लोग हो चुके हैं ठीक। मरने वालों की संख्या हुई 3,029। देश में कोरोना के मरीजों की ठीक होने की दर पहुंची 38.29%। भारत में प्रति लाख 7.1 लोग हैं संक्रमित, जबकि इस बीमारी को लेकर वैश्विक आंकड़ा है प्रति लाख 60 लोगों का। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। 33,000 से ज्यादा लोग हुए महाराष्ट्र में संक्रमित। गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली में भी मामले पहुंचे 10,000 के पार। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। नए मामलों के आने के बाद राज्य सरकारों की बड़ी चिंता।
देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने का सिलसिला जारी। कल 30,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे अपने घर, तो आज 27,000 मजदूरों को भेजा गया उनके राज्यों में। भारत सहित 61 देशों ने कोरोना संक्रमण में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कथित तौर पर जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका की जांच करने के प्रस्ताव का किया समर्थन। प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया ने किया है पेश। और जल्दी से नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ बड़ी है कोरोना से जुड़ी हुई खबरें। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा 47,30,000 के पार। मरने वालों की संख्या भी पहुंची करीब 3,15,000 के पास। कोविड-19 का कोई स्थायी इलाज न होने के बाद भी दुनिया भर में करीब 17,50,000 लोग हो चुके हैं ठीक। अस्पताल से छुट्टी लेकर पहुंचे हैं घर। अमेरिका में 15 लाख के पास पहुंची संक्रमित लोगों की संख्या। मरने वालों का आंकड़ा भी पहुंचा 90,000 के पास। रूस में भी संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,90,000 के पार। यूके में करीब 2,45,000 लोग हुए हैं अभी तक कोरोना से संक्रमित। ब्राजील में कोरोना का बड़ा कहर। 2,41,000 लोग हुए हैं अभी तक संक्रमित। तो स्पेन में भी 2,31,000 के ऊपर पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रसार। 2,26,000 लोग हो चुके हैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव। तो फ्रांस में 1,80,000 के पार पहुंचा संक्रमित लोगों की संख्या। जर्मनी में 1,76,000 लोग हो चुके हैं अभी तक कोविड-19 से संक्रमित। टर्की में कोरोना की गिरफ्त में आए अभी तक लगभग 1.5 लाख लोग। ईरान में 1,20,000 लोग हो चुके हैं अभी तक संक्रमित। यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा मामले। WHO ने कहा देशों को मिलकर करने होंगे साझा प्रयास। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली समेत कई देशों में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद सड़कों पर दिखी भीड़। बाजारों में भी लोगों की चहलकदमी बढ़ी। सैलून पर ज्यादा दिख रही है लोगों की भीड़। आप देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो बड़ी खबरें थी। अब देखते हैं हिंदुस्तान में किस प्रकार से पूरी स्थिति से आगे निपटने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस से जुड़े मामलों पर न्यू मेडिसिन, वैक्सीन, न्यू कंटेनमेंट प्लान और बिहेवियर चेंज के मुद्दों को लेकर ICMR में कम्युनिकेशन डिसीजेस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश गंगाखेडकर ने से बात की हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज की तारीख में जो 4.0 का जो एक मॉडल बना है और उसमें यह कहा गया है कि हर स्टेट अपने अपने तरीके से उस चीज़ को पता करेंगे कि कंटेनमेंट जोन के बारे में, और वो जो जोन है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जो है उसके बारे में अपना साइंटिफिक सारा मेजरमेंट वो करेंगे। इसके पीछे का आधार क्या है? क्योंकि एक चीज़ हमको समझना है कि हम जब कोई डिस्ट्रिक्ट को रेड बोलेंगे, ऑरेंज बोलेंगे या ग्रीन बोलेंगे तो वो तो डेटा डिपेंडेंट होता है। यानी जैसे फिगर आएगी वो 14 दिन के बाद में वो डिस्ट्रिक्ट का रंग बदल जाएगा। अब हमने दूसरी भी एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया, बम्बई में मैं सिर्फ धारावी में गया, वहाँ बोला वहाँ बहुत ज़्यादा है,
तो पूरे बम्बई को मैंने क्या कर दिया, उसको बम्बई को पेंट कर दिया, उसको बोल दिया ये रेड जोन हो गया, ये रेड डिस्ट्रिक्ट है। वो भी तो गलत है, क्योंकि उसमें भी कई एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है। तो ये ज्ञान किसको हो सकता है? ये ज्ञान सबसे ज़्यादा स्टेट्स को होगा, जो डे टू डे वो जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर नज़र रख के है। आज देश को क्या वाकई में डरने की जरूरत है? सबसे बड़ा डर क्या है? हमने पैनिक नहीं होना है। ऐसे जब सरकार, समझ लीजिए आपको, आप कोई गांव में रहते हैं, उसके बावजूद दिल्ली में आपको बस का इंतज़ाम करके दे रहे हैं, कल आपको और नज़दीक से भी इंतज़ाम हो सकता है। पूरे मिला के जो पॉजिटिव कहीं से कोई ऐसा इंडिकेशन है कि इसका कोई ऐसा रे ऑफ होप जिसको बोलते हैं कि कोई वैक्सीन आएगा और इन लोगों की ये परेशानी खत्म होगी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में? डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से दवा आना, जल्दी आना, ये आसान है। अब रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन के इसमें भी अपने देश में 6 ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हम इंग्लैंड में की बात करते हैं कि जहां पहली वैक्सीन इंसानों को दी गई, वो उनके साथ हमारा निगोशिएशन हो रहा है, उसका कोलैबोरेशन भी हो रहा है कि ये वैक्सीन की ट्रायल उनको इंग्लैंड में करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अभी नई बीमारियाँ होने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। वो आज हमारे देश में आएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट करके जो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, वो ऑलरेडी ये वैक्सीन बनाने की शुरुआत कर चुका है। वो अगर सक्सेसफुल रही तो अच्छा हो जाएगा। और आपको कुछ अब ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं, या आपको मिलवाते हैं दिल्ली की एक समाज सेवी महिला मधु काया से। इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ सेवाश्रम की अनूठी मिसाल पेश की है। लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर अपने घर नहीं जा पाए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए बीते 54 दिन से अपने ही घर को ही इन्होंने कम्युनिटी किचन बना दिया है। देखते हैं दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। यह है दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में रहने वाली समाज सेविका मधु काया। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन्होंने अपने घर को कम्युनिटी किचन बना रखा है। बीते 54 दिन से हर रोज दिल्ली में रुके तकरीबन 1000 प्रवासी मजदूरों को मधु और इनका परिवार खाना बनाकर वितरित कर रहा है। हम हर दिन लगभग 1000 लोगों के लिए खाने के पैकेट बनाते हैं। आज हमें खाना बनाते हुए 53 दिन हो गए हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। मधु के इस सेवा सत्संग के अन्न भंडारे में वैसे तो इनका पूरा परिवार ही सेवादार बनकर आहुति दे रहा है, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट का कोर्स करके लौटी इनकी बिटिया जानवी यहाँ का पूरा प्रबंधन संभाल रही है। लॉकडाउन में इनका स्टाफ छुट्टी पर है, इसलिए मधु के पति किशोर काया खुद खाना पैक करने जैसे सारे काम देख रहे हैं। पिछले सप्ताह इन्होंने जब मजदूरों को भंडारे की सेवा बंद करने के लिए बताया तो सारे मजदूर इनके घर पर आ धमके। मजदूरों की आंखों में छलकते आंसुओं की दर्द भरी दास्तान को समझते हुए इन्होंने मजदूरों को फिर से आश्वस्त किया कि खाना अनवरत जारी रहेगा। यह सुनकर इन कामगारों के रुआंसी चेहरे खुशियों से खिलखिला उठे। आईएसबीटी के पास कश्मीरी गेट है, आदि डिफरेंट प्लेसेस का खाना वितरित कराते हैं और वो लोग हम लोग के खाने का इंतजार करते हैं। और हमको खाना बढ़ते हुए तब से बांट ही रहे हैं। 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने कह दिया कि अब खाना बंद करेंगे, तो लोग हमारे घर तक आ गए, बोले कि हम लोग खाना खा के सोते हैं और कह रहे हैं आपका खाना नहीं आएगा, हमारी उम्मीद तो आप हैं, तो अब हम प्लीज़ हमको खाना देते रहिएगा, आप बंद ना करिएगा। तो हमने सोचा कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक खाना हम लोग वितरित करते रहेंगे। गरीबों के लिए रसोई चलाकर मानवीय सरोकारों की सच्ची मिसाल पेश कर रहे मधु के परिवार द्वारा दिए जा रहे खाने की ये कामगार भी खुलकर तारीफ कर रहे हैं। खाना बांटने में दिल्ली पुलिस के जवान भी इनकी हर रोज मदद करते हैं। लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए 53 डेज हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग का कंटिन्यू पालन कर रहे हैं। ये खाना 53 दिन से परमानेंट दे रहे हैं। खाना बहुत सुंदर है और हम लोग ये खा के सोते हैं, बहुत अच्छा खाना है। जो खाना इंतजार करते हैं, आप खाना देते हैं, हम वही खा के सोते हैं। परमार्थ सेवा की भावना से सेवा श्रम कर रहे मधु काया के परिवार की केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और किरण रिजिजू ने ट्वीट कर तारीफ भी की है। मेरा नाम सक्षम काया है और मैं भंडारे का वितरण खुद करने जाता हूँ और वहाँ पर कई लोगों ने हमारे भंडारे की तारीफ भी करी है। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे हमारे भंडारे की तारीफ भी करी है। नर सेवा नारायण सेवा की साधना में लीन मधु और किशोर काया के परिवार की पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में जितनी रुचि है उतना ही प्रकृति से भी लगाव है। इसलिए गर्मी से बेहाल पक्षियों को ये हर रोज दाना पानी भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इनकी इस तरह की सेवा संकल्पना से न केवल देश के अन्य लोगों को समाज सेवा की सीख मिलेगी, बल्कि जरूरत के वक्त राष्ट्र सेवा के लिए आगे आकर निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। गोपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस मुश्किल घड़ी में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए देश की युवा शक्ति राष्ट्र सेवा के लिए आगे आ रही है। इसी क्रम में देश के युवाओं के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन नेहरू युवा केंद्र संगठन राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए देशवासियों की सेवा करने के लिए आगे आया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र ने लॉकडाउन में जन सरोकारों की सच्ची मिसाल पेश की है। संगठन के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह खुद पूरी सक्रियता के साथ मॉनिटरिंग कर देश के 623 जनपदों में अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और 18,000 युवक केंद्रों के साथ साथ 1,78,000 युवा मंडलों के सदस्यों के साथ मिलकर सेवा कार्य कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में कोरोना की महामारी से देश के नागरिकों को महफूज रखने के लिए इनकी टीम मास्क बनाकर बांटने, ग्रामीण इलाकों को सैनिटाइज करने, जरूरतमंद लोगों को खाना और राशन देने, सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ साथ उन्हें जागरूक करने के अलावा अस्पतालों में रक्त की कमी की पूर्ति के लिए रक्तदान, महादान जैसा पुण्य कार्य भी कर रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में नेहरू युवा केंद्र संगठन भी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जहां एक तरफ नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी कर्मचारी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर समन्वय स्थापित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगभग 18,000 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से युवा मंडल एवं महिला मंडल के लाखों कार्यकर्ताओं के सहयोग से समन्वय स्थापित कर जन जन तक पहुंचने का काम नेहरू युवा केंद्र कर रहे हैं। केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिनेश प्रताप सिंह अपने नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को कोरोना के इस संकट काल में राष्ट्र सेवा सर्वोपरि का नारा देकर हर दिन देश सेवा के लिए न केवल प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में रह रहे गाँव देहात के अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों की समय रहते मदद भी कर रहे हैं। उम्मीद है इनके इस तरह के राष्ट्र सेवा के भाव से समाज के अन्य लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा भी मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं कोरोना संकट में मानवीय संवेदनाओं की झलक भी देखने को मिल रही है। नोएडा में जहां क्रिकेट खेलने वाले युवा अपनी जेब खर्च बचाकर रियल एस्टेट के मजदूरों के बच्चों के लिए दूध और राशन की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। कौन है ये लोग? नोएडा से हमारे संवाददाता राजेश राज की इस रिपोर्ट को देखिए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे कोरोना योद्धाओं से जो शौकिया तौर पर क्रिकेटर हैं, लेकिन कोरोना संकट में क्रिकेट नहीं खेल पा रहे तो अपनी जेब खर्च और क्रिकेट पर होने वाली खर्च को बचाकर रियल एस्टेट के मजदूरों को राशन पानी पहुंचाने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। ये लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रह रहे रियल एस्टेट से जुड़े तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद मजदूरों के परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तर्क है कि ये वही मजदूर हैं जिन्होंने हमारे आशियाने बनाए, अपार्टमेंट बनाए। एक छोटा सा सहयोग इनका वाजिब सम्मान है। आज जो हम इन अपार्टमेंट्स और फ्लैट में रह रहे हैं ना, ये इनके द्वारा बनाए गए। ये असली विश्वकर्मा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं। इनके बीच जाके पिछले 50 दिनों में हम अब तक 2000 जरूरतमंद फैमिली को राशन और हेल्थ हाइजीन के आइटम प्रोवाइड किए। संपन्न लोगों के घरों तक राशन तो पहुंच जाते हैं, लेकिन रेड जोन वाले इलाके में रहने वाले मजदूरों के लिए घरों तक सामान मंगवाना आसान नहीं दिखता। ऐसे में गरीबों के नवजात शिशुओं के लिए दूध की व्यवस्था सराहनीय है। ये जो क्रिकेटर टीम है ये काफी दिन से आते जाते हैं और हम लोग इनका शुक्रगुजार हैं। सोसाइटी के गेट पर दिन रात खड़े रहने वाले प्रहरी से शुरू होने वाला अभियान तकरीबन 50 दिनों से अनवरत चल रहा है। राशन बांटने के अलावा
लॉकडाउन और कोरोना से बचने के उपायों के बारे में भी जागृत करने का सिलसिला लगातार चल रहा है, जो भटकाव के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए उम्मीद की किरण जगाते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के निर्माण पर पैसा भले ही धन कुबेरों का लगता हो, लेकिन पसीना और श्रम मजदूरों का ही बहता है। लेकिन मजदूर मुफलिसी का अगर जीवन जिए तो क्या धन कुबेरों को उनकी मुफलिसी पर तरस नहीं आनी चाहिए? अगर क्रिकेट खिलाड़ी उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं तो सब समाज को भी उनके तकलीफ में साझेदार बनना चाहिए। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नोएडा उत्तर प्रदेश से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वहीं कोरोना के खिलाफ देश के अस्पतालों में जंग लड़ रहे मरीजों को रक्त की कमी ना हो, इसके लिए दिल्ली की सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड रक्तदान महादान का काम कर रही है। संस्था के लोग सरकारी और निजी इमारतों में सैनिटाइज करने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को राशन और अन्य सामग्री भी इस मौके पर दे रहे हैं। ये हैं दिल्ली स्थित रेड क्रॉस संस्था के तहत कार्यरत सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड के कर्मयोगी कार्यकर्ता। लॉकडाउन के दौरान राजधानी के अस्पतालों में खून की कमी ना हो, इसके लिए रक्तदान महादान का पुण्य कार्य कर रहे हैं। We are sending our blood donation mobile van to different sectors. We have also located the areas. The van will be going in the different areas. You can approach us through our website or send us the post also. संगठन के द्वारा दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों, सरकारी कार्यालयों और दुकानों सहित अन्य स्थानों को सैनिटाइज करने के अलावा जरूरतमंद लोगों को इनके द्वारा राशन और खाने पीने की सामग्री भी वितरित की जा रही है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी जो संपत्तियां हैं, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके सैनिटाइजेशन करना, कॉलोनीज में जाकर के ज़रूरतमंदों को और जो हमारे नीडी हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वहाँ पे जाकर के उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको खाने पीने का वितरण करना। उसकी 6-7 एम्बुलेंसेस जो है सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की दिल्ली में, ये समय समय पर जाकर के जो हमारे डिफरेंट मरीज़ होते हैं, इवन कोरोना के कुछ पेशेंट्स को भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड के 200 से भी अधिक वॉलंटियर्स दिल्ली के नागरिकों को मास्क और सैनिटाइजर देने के साथ साथ उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करने के प्रति जहां जागरूक कर रहे हैं, वहीं कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से जारी जंग में हाथों की स्वच्छता रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर की सलाह है बार बार हाथ धोना बेहद जरूरी है, लेकिन इस बीच जरूरत इस बात की भी है कि पानी का सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए। हाथों को धोते वक्त नल को गैर जरूरी तरीके से खुला ना छोड़ें। ऐसा कर आप कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ जल संरक्षण भी कर पाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग जारी है। हाथ धोना और स्वच्छता रखना इससे बचाव का सबसे बड़ा विकल्प है। तमाम डॉक्टर कहते हैं कि अगर बीमारी से बचना है तो दिन में बार बार हाथ धोइए। ऐसे में पानी के प्रति हमारी निर्भरता और बढ़ जाती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप हाथ धोते वक्त 20 सेकंड नल को खुला छोड़ते हैं तो 1.5 से 2 लीटर पानी खर्च होता है। यानी दिन में लगातार हाथ धोने से खर्च होने वाले पानी की मात्रा बढ़ सकती है। हालांकि देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच कृषि कार्य, निर्माण कार्य, कार्यालय और कल कारखानों के बंद होने के कारण देश में पानी की खपत में काफी कमी आई है। स्वयं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि देश में जल भंडार गत वर्ष की अपेक्षा 56% ज्यादा मात्रा में भरे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच वो एक अपील भी करते हैं। कोरोना से बचाव के बीच जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद हमें जरूरत है कि इसका समझदारी पूर्वक प्रयोग करें। जरूरत है कि हम घर में पानी का बेहतर प्रबंधन करें। कोशिश करें कि हाथ धोते वक्त नल से पानी फालतू ना बहे। इस कोरोना के खतरे के साथ साथ में जल की महत्ता भी लोगों को एक बार वापस दिखाई दी है कि यदि बच कर रहना है तो जल भी उसका एक साधन है। लेकिन इस सब के होते हुए भी जल के प्रति हमारी जागरूकता के साथ साथ में हमारी जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आदत, इसको भी निश्चित रूप से हम सबको बल देना पड़ेगा। समाज को
घर परिवार को संस्कारों में इसको निहित करना पड़ेगा कि हम पानी का चाहे एक बूंद भी उपयोग करें तो उसको विवेकपूर्ण उपयोग करें। आप ऐसा कर एक दिन में तकरीबन 100 लीटर पानी बचा सकते हैं। जरा सोचिए, कोरोना के खिलाफ जंग में घर पर सुरक्षित रहते हुए भी आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। बीमारी से बचना है तो हाथ धोते रहिए, लेकिन एक समझदार और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। साबुन से हाथ धोते समय आप पानी को बंद रख सकते हैं और जब आपको साबुन धोना हो तो आप पानी खोल सकते हैं। अमूमन लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि साबुन से हाथ धोते समय भी, साबुन को मलते समय भी पानी खोल के रखते हैं, जिससे पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो अगर आप इस तरीके से हाथ साफ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कोरोना के खिलाफ जंग में एक और काम ये करेंगे कि पानी का बचाव भी करेंगे। और अगर इस तरीके से आप हाथों को धोते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक दिन में 100 लीटर पानी जो है उसको बचा सकते हैं। कैमरामैन दत्ता के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए आपको दिखाते हैं लॉकडाउन में कैसे ट्रक चलाने वाले ड्राइवर देश सेवा के लिए अपना दायित्व निभाते हैं, कैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में खाना, राशन और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच हिमालय की बर्फीली और खतरनाक वादियों के बीच शान से चला जा रहा है ये सप्लाई ट्रक। ये ट्रक हिमाचल के लाहौल स्पीति इलाके के लोगों के लिए सप्लाई लेकर जा रहा है। खास बात इस दुर्गम रास्तों पर ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर की है, जो अपनी जान की परवाह ना करके दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों के लिए सप्लाई पहुंचाने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले लाहौल स्पीति इलाके में रहने वाले लोगों के लिए लॉकडाउन के बीच सप्लाई के ये ट्रक उम्मीद की किरण है। मुश्किल तो सबको ही हो रही है, आपको भी, हमारे को भी, लोगों को भी, और हम रात दिन कर रहे हैं कि लोगों तक सामान पहुंचे। गुलाबा चेक पोस्ट पहुँचते ही ट्रक ड्राइवरों की सेहत की जाँच की जाती है कि कहीं वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, लोग काफ़ी अवेयर हैं और जिस हिसाब से प्रशासन ने जो तैयारी रखी हुई है, गुलाबा चेक पोस्ट पे स्क्रीनिंग हो रही है और उसके भी आपसे लास्ट में जब कोकसर चेक पोस्ट में एंटर हो रहे लोग, उनका प्रॉपर डाटा मेंटेन किया जा रहा है। लॉकडाउन, खराब मौसम, कड़ाके की ठंड और खतरनाक रास्तों के बावजूद सप्लाई लेकर आने वाले ये जाबाज ट्रक ड्राइवर्स सही मायनों में कोरोना वॉरियर्स हैं। तो कोरोना खिलाफ इस जंग में आप भी अपना सहयोग लगातार देते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर बाहर जा रहे हैं तो हर उस गाइडलाइन का पालन कीजिए जिससे आप स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को, देश को और समाज को। तो फिलहाल घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी संदेश के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।